मनोज जी, मुस्लिम बहुल राज्य है, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ आप मंदिर बनवा रहे हैं, एक आध मस्जिद भी बनवा देते। मुझे लगता है कि ये जो हेरिटेज कंजर्वेशन का प्लान हमने बनाया था उसमें मंदिर ही नहीं बने हैं, उसमें गुरुद्वारा भी बना है, उसमें चर्च भी बनी है, उसमें मस्जिद भी बने। तो ये कहना एकदम गलत है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति पर उसका अधिकार सुरक्षित है। ये भारत के संविधान ने हमें दिया हुआ है। मैं किसी मुस्लिम भाई से नहीं कहता हूँ कि तुम मस्जिद मत जाओ या मस्जिद नहीं बननी चाहिए, किसी सिख भाई से मैं नहीं कहता हूँ गुरुद्वारा मत जाओ या गुरुद्वारा नहीं बनना, लेकिन मंदिर तोड़ा गया है तो मंदिर बनना चाहिए, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ। और मैंने मस्जिद भी बनवाई है, गुरुद्वारा भी बनवाया है, चर्च भी बनवाया है, लेकिन टूटे क्योंकि मंदिर ज़्यादा टूटे थे इसलिए ज़्यादा मंदिर बनाने पड़े। लेकिन ये भी सच है कि राजभवन में आपने मंदिर बना दिए। हाँ, वो तो मैंने सुबह आदत है पूजा करने की, अब महादेव का दर्शन करने दूर जाना फिर वो काम में भी नुकसान, तो इसलिए मैंने कहा कि महादेव विराजेंगे तो कल्याण होगा। अब देखें ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि माथे पर तिलक लगाने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत पहनने वाला, मंत्रोच्चार करने वाला जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ये हमारा संस्कार है, सुबह पूजा के बाद तिलक लगाना ये संस्कार है, शिखा रखना ये जन्म से ही है, यज्ञोपवीत संस्कार है और इन संस्कारों से बाहर निकलने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। और मैं तिलक और शिखा और यज्ञोपवीत के साथ मुहर्रम के जुलूस में भी 33 साल बाद जब जुलूस नहीं निकलता था तो उसमें भी मैं शामिल होता हूँ। मेरा दूसरा पक्ष ये है। एक दो सवाल और ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका आध्यात्म में प्रगाढ़ विश्वास है, तो आपका कौन सा मूल मंत्र है या कौन सा मंत्र आप उच्चारित करते हैं जिससे कि आपका भला होता है हमेशा? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका अर्थ भी बता दीजिए मंत्र का लोगों को। यम यम चिंतयते कामम, जिन जिन कामों के बारे में आप सोचते हैं देवी की आराधना के बाद तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसे जरूर आप प्राप्त करेंगे। एक और नरेंद्र मोदी जी और पहले के प्रधानमंत्रियों में आपको ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है, खास करके बात जब पाकिस्तान और कश्मीर के रवैये को लेके हो? मुझे लगता है कि फ़र्क आपको भी पता है, आप कहना नहीं चाह रहे। 2008 में मुंबई में 150 लोग बेगुनाह लोग मारे गए, भारत सरकार डोजियर भेज रही थी। अब जो कुछ पहलगांव में हुआ या उसके पहले बालाकोट या उरी के बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब दुनिया को पता है और खुले तौर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे, ट्रेड और टॉक एक साथ, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये फर्क पूरा देश जान रहा है। मनोज जी, जिस इलाके से आप आते हैं, गाजीपुर से, जहां से आप 3 चुनाव जीते, वो इलाका जाना जाता है माफिया के लिए, किडनैपिंग के लिए, हत्याओं के लिए, बड़े बड़े अपराधों के लिए। तो आप भी बाहुबली थे, आपसे सब डरते थे वहाँ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बाहुबली था, स्वाभिमानी जरूर था और निर्भयतापूर्वक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करना ये बचपन से स्वभाव था। लेकिन जितने भी वहाँ के बाहुबली नेता थे जिनके नाम मैंने सुने, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह, सब घबराते थे आपसे? मुझे लगता है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मैं किसी से नहीं घबराता था, ये मैं जानता हूँ। ईश्वर और गलत काम के अलावा तीसरे का भय होना मैं समझता हूँ किसी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपको दबंगई के उदाहरण देता हूँ। जी, जब आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उस समय कालूलाल श्रीमाली, फॉर्मर वाइस चांसलर, बनारस विजिट करने आए थे। आप अपने साथियों के साथ उनसे मिलने गए, उनको किडनैप कर लिया, उनके गले में जूतों की माला पहना के घुमाया। ये सच है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कारण ये नहीं था कि वो दबंगई थी।
हम लोग विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बनवाया था। आपातकाल के दिनों में डॉक्टर श्रीमाली ने उसे ध्वस्त करा दिया। छात्र राजनीति में जो लोग सक्रिय थे, ऐसे सैकड़ों छात्र नेताओं को यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने का काम किया। और मैं कहूँ कि एक तरह से लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने। एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छे थे, मैं आज उस बात को स्वीकार करता हूँ। तो हम लोगों के मन में जो भाव था वो आए थे, तो हम लोग गए थे, ये विचार करके नहीं गए थे। भरत सिंह जी उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उनके साथ रहता था। वहाँ जाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको लेकर के हम लोग आए विश्वविद्यालय कि यहाँ ही इन्होंने ये सब जुल्म किया है, तो यहीं विद्यार्थी देख सकें कि जो जुल्म करेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर, तो उसका प्रतिकार करने के लिए विद्यार्थी नेता हैं। और फिर इस जुर्म में आपको जेल जाना पड़ा? जी, मैं जेल गया था। फिर मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए थे। जेल से फिर छूट के आया, उसके बाद हमने आगे पढ़ाई करी। और मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ जी। कृष्णानंद राय आपकी पार्टी के नेता थे, जिनकी हत्या हुई है गाजीपुर में, और आप सबके मना करने के बावजूद पूरे दल बल के साथ पहुंच गए थे गाजीपुर। तो कृष्णानंद राय हमारे पार्टी के विधायक थे, हमारे मित्र भी थे। और जिस तरह से नृशंस ढंग से उनकी और बाकी एक ब्लॉक प्रमुख, एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, 7 लोगों की हत्या की गई थी, मुझे लगता है कि वो कायरता होती कि अगर कोई न जाता। मैं गया भी और उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा मैं व्यक्तिगत रूप से जब तक रहा, वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा और ये कोशिश की है कि वो अंजाम तक पहुँचे। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह का भय और आतंक बिहार से लेकर के पूरी उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने बनाया था, उस आतंक को तोड़ना बड़ा आवश्यक था। उसके खिलाफ अगर आप झुक जाते या डर जाते तो मैं समझता हूँ कि फिर वो भारत और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक। आपको तो बड़ा अच्छा ऑफर दिया था मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ तो हमेशा एमपी बने रहोगे। सामाजिक रूप से समीकरण वहाँ का इसी तरह का था। एक बार मैं पार्लियामेंट से निकला तो लॉबी में मुलायम सिंह जी मिले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि कहाँ फंसे हो तुम, हमारी पार्टी में आ जाओ, जिंदगी भर एमपी रहोगे। तो हमने उनसे बहुत विनम्रता से किया कि मैं एमपी रहूं चाहे पैदल रहूं, आपकी पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा।